सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। एक बड़ी दर्दनाक खबर आपके सामने है। हजार इख्तलाफात किए जाते हैं, सियासी इख्तलाफात किए जाते हैं, किसी की जाती जिंदगी उसका है, उसके रब का मामला है। ये सबसे बड़ा कौमी अलमिया है हमारा। जब तक कोई जिंदा होता है हम उसकी कदर नहीं करते माशरे के अंदर। और एक तो हम पर्सनल बहुत होते हैं, किसी की जाती जिंदगी में मुदाखलत तो नहीं करनी चाहिए। ये कौमी सानिया है। आमिर लियाकत हुसैन साहब एक बेहतरीन मुकर्रर थे और एक बेहतरीन मेजबान थे और एक बेहतरीन एंकर थे, और उनकी तकर्री और खिताब बहुत बड़ा उमदा था। हम किसी की जात के साथ इख्तलाफात किया जा सकता है, हमारे माशरे के अंदर इंतहा पसंदी बहुत है, बर्दाश्त नहीं है हमारे माशरे के अंदर। जिसके ऊपर तनकीद की गई वो बार बार रोके, वो जिस तरह इल्तिजा कर रहा था, जिस तरह दुखी था, जिस तरह अफसोस था, ये आपके सामने है। किसी के दर्द को समझना चाहिए। आप यूरोप देखें, अमेरिका देखें, जिस तरह मैं रह के आया हूं, कोई किसी की जिंदगी में दखल नहीं देता। किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या गुजार रहे हैं, लेकिन हमारे माशरे के अंदर कभी मजहब के नाम पे और कभी मुख्तलिफ चीजों के नाम पे लोगों को टारगेट किया जाता है, उनकी इज्जतें उछाली जाती हैं। एक कौमी सानिया हमें लियाकत सुनना, अल्लाह उनके मगफरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में उनको जगह दे। ये पूरे मुल्क का नुकसान है। और आज बजट पेश की गई है। मैं तकरीबन, मुझे भी 15 साल 13-14 साल हो गए हैं, हर साल बजट पेश होती है। बड़ा अफसोस होता है बजट को देखकर, जिस तरह सूद, जिस तरह बजट डेफिसिट होता है, इतना बड़ा गैप है। और जब गरीब आदमी की जिंदगी में देखता हूं, कोई नहीं बदलती। हम भी मिडिल क्लास के लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजारते हैं, बड़ी तकलीफ दे जिंदगी गुजारते हैं। और इस तरह की महंगाई, बेरोजगारी हुई आपके सामने है। और हमें ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सेनेटर रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, बजट पेश किया गया आपके सामने और तकरीबन 9,000 से ज्यादा का बजट है। उसमें जो टैक्स वसूलियों का हदफ भी है 7,000 है, और इसमें जो है डेफिसिट का बजट है। और ये आपको पता है कि कर्जे लेकर हम जो है ना सूद उतारते हैं, सूद देते हैं, सब चीजें करते हैं। क्या कहेंगे इसके? थैंक यू इम्तियाज साहब। बजट बिल्कुल डेफिसिट का है और गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि कुछ रास्ता निकले और जो 72 साल से जो चीज़ें चल रही हैं उसको फेस किया जाए। और यकीनन इसमें आवाम पर बोझ कम करने की ज़रूर कोशिश की गई है, तनख्वाहें बढ़ाई गई है, दीगर चीज़ों में कोशिश की गई है कि आवाम को, गरीब आवाम को कुछ रिलीफ मिले। बाकी ये कि वक्त के साथ इंटरनेशनल मुल्कों से हमारे रबाबत बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि इन बिटवीन फ्यू मंथ्स कुछ पैसे आए और आवाम को ज़्यादा रिलीफ मिले। यूक्रेन और रशियन वॉर की वजह से भी गड़बड़ बहुत बढ़ गई है, कोविड की वजह से भी मेल्टडाउन है इकोनॉमिकल, और हर जगह ये फील हो रहा है। और पाकिस्तान में क्लासिकल वे में जो 72 साल से चीज़ें हो रही हैं, जो कि हम बात भी नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं। ठीक है सर, मौजूदा हुकूमत को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन ठीक है, उन्होंने आईनी तरीके से गवर्नमेंट को घर भेजा, लेकिन पूरा एहतजाज किया था। महंगाई, बेरोजगारी, हालात बेहतर नहीं है, मैशियत बेहतर नहीं है, आम आदमी के लिए निकले थे। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब हो या नवाज शरीफ साहब, वहां से यहां से शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल साहब, ये सब निकले थे। लोगों के मसाइल कम तो नहीं हुए। ठीक है, अगर कोई मसाइल कम होते, रुक जाते। आपको पता है इतना पेट्रोल बढ़ा, हर चीजें महंगी हो गई, क्या कहेंगे? देखें, इंटरनेशनल हालात को आप नज़र रखें। अनफॉर्चुनेटली ये जो वॉर की वजह से
बड़े मसले बढ़ गए हैं और यूरोप सारा हिल चुका है। यूरोप की पॉलिसीज़ की वजह से ये जो वॉर चल रही है रशिया वर्सेस यूक्रेन, तो उसके इफ़ेक्ट्स बहुत आ रहे हैं। नंबर वन बात। दूसरी, कोविड के इफ़ेक्ट्स मैंने आपको कहे। तीसरी बात, हम जो निकले थे, जो भी कुछ हमने किया, वो एक कंस्पेरेसी थी ना कि भाई यहाँ 10 साल के लिए बादशाह सलामत रहेगा। वो बादशाह सलामत तो अपनी बादशाहत चलाएगा। क्योंकि आजकल टीवी पर सलीम साफ़ी ने, आज मैंने यूट्यूब में देखा, वो खातून पता नहीं कौन सी थी जिसको ब्लैकमेल करके खान साहब ने और नैब के जो चेयरमैन के खिलाफ गवाही दिलाई। वो आजकल यूट्यूब पर चल रहा है और हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया में भी आ जाए सारी बात। तो कहने का मतलब है कि ये बादशाह सलामत जो था इमरान खान, इसने वो कंस्पेरेसीज की जिसके तहत पार्लियामेंट्री सिस्टम खत्म होने वाला था। ठीक है सर, एक खलील साहब हैं, मुआशी माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, कारोबारी शख्सियत भी हैं, मुझे ज्वाइन किया है। एक्यू साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी, थैंक यू वेरी मच। एंड द फॉर्मर प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड सर मैंने एड भी कर दिया। सर, आप किस तरह देख रहे हैं? आज बजट पेश किया गया है, तकरीबन 9,000 से ज्यादा का बजट है, डेफिसिट आपके सामने है, बिजली पे तकरीबन सब्सिडी दी गई है 570 अरब रुपए की। क्या कहेंगे एक्यू साहब? देखें, बात यह है कि मैं इस बजट को तो नजरिए जरूरत का बजट कहता हूं। तो वजह यह है कि 2 महीने की गवर्नमेंट से आपने एक बजट बनवा लिया और वो बजट आईनी जरूरत थी, वो उन्होंने पेश भी कर दिया। लेकिन इसमें अगर कोई अच्छाई है या बुराई है तो उसके हिस्से होंगे 2। सही। एक होगा 9 महीने का और एक होगा 2 महीने का। सही वजह का। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। यानी बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे अगर एक रिश्तेदार हो ना किसी का और वो आईसीयू में हो और बाहर रिश्तेदार ये लड़ रहे हों कि जी इसको दफनाएगा कौन। अल्लाह माफ करे, मुझे सियासतदानों के साथ यानी इस किस्म की रवैये की तवक्को नहीं थी कि इस मुल्क में एक पूरा माशी बुरहान मौजूद है। खुद वजीर खजाना ने कहा कि मईशत का जो स्ट्रक्चरल बिगाड़ मौजूद है उसके अंदर, उसमें IMF के प्रोग्राम के मुअत्तल हो गया फरवरी में, उसको वापस बहाल कराना है। FATF का इजलास है। मईशत में हमारी इस वक्त जो एक कौम के तौर पे मसाइल को हल करने की स्पिरिट होनी चाहिए थी, वो हमें नजर नहीं आती। गरीब मजीद गरीब हो रहा है, अमीर ज्यादा अमीर हो रहा है। और खुद बकौल वजीर खजाना की जो एक ऑफिशियल तकरीर उन्होंने की कि 7.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। 20,000 अरब कर्जा लेके जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत ने तारीखी काम अंजाम दिया। अब ऐसे हालात में भी अगर हम सियासतदानों से ये तवक्को रखें कि वो अपने इख्तिलाफात, अपने इंतखाबात, अपने ओहदे, अपने मामलात ये पीछे पड़े रहेंगे और जजेस भी अभी उनकी 10% तनख्वाह बढ़ गई। अब ये अगर तमाम चीजें हम अगर देखें तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी बड़ी गौर से। महज गाड़ियों की खरीदारी पर आप अगर 100% टैक्स या 1% लगा देंगे, या किसी का एक और मकान है उस पर आप कहेंगे कि ये 1% टैक्स हमें दे दो, और अगर आप ये समझते हैं कि 40% पेट्रोल का कोटा कम कर लेने से कुछ इस मामलात में बेहतरी कहीं आ जाएगी। असल इशू तो ये है कि जो हमारा इन्फ्लेशन है इस वक्त खुद उनके बकौल 11.7 है, और वो 2 साल के अंदर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 11.5 पे लाने की कोशिश करेंगे, जबकि इकोनॉमिक और वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारे ये कह रहे हैं कि ये महंगाई जो है क्रॉस करके 13.5-14% से भी ऊपर निकलेगी। अब अगर मौजूदा हालात में हमारे लिए 11% में हमारी चीखें निकल गई हैं, तो आप तसव्वुर करें कि अब 1-2%, 3% बढ़ने के बाद क्या आलम क्या हो सकता है, खुदा ना खास्ता। टैक्स हम देते नहीं है। हमारा टैक्स टू GDP रेशो जो 9.2 उन्होंने अब हदफ रख दिया है, वो इस वक्त तकरीबन 7-8 के दरमियान है। बजट खसारा हमारा, जैसे आपने पूछा कि हम 7-8% पे घूम रहे हैं, कहते रहे आपके हम 4.9 पे लेके आ जाएंगे। हमारे इरादे तो हर साल हम सुनते हैं कि ये हो रहा है,
लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हम सब्सिडीज पे जी रहे थे, अपने वोटर्स को हम खुश कर रहे थे। पॉलिटिकली हम ये नहीं देख रहे थे कि हमें जो है वो किस तरीके से मामलात को चलाना है, हम सही। ये देख रहे थे कि हमें किस हल्के से कितने वोट मिलेंगे। उसके लिए हमने अपनी सनती पॉलिसी नहीं बनाई। हमने देख के कि जी हमने किसानों के लिए जब गैस, आप देखें क्या हुआ ये पिछले दौर में, कितना अजीब सानिया है कि आपने सारे मुल्क की सनतों की टैक्स, वो जो गैस थी वो दे दी आपने एक इदारे को, उसने क्या करा, खाद बनाई और खाद स्मगल हो गई, और आप क्या ना पैदावार भी आपकी मुतासर कर गई, और आपके यहाँ गैस ना होने की वजह से इंडस्ट्री भी नहीं चली। ये जो इस किस्म की जो चीजें हैं, इसके ऊपर जब तक हुकूमत, मैं समझता हूँ, संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेगी, महज किफायतशारी के इकदाम से, वो भी अगर आर्टिफिशियल हैं, नुमाइशी हैं, और उसकी अमली कोई रिजल्ट नहीं आया, तो आपको शदीद किस्म की, इस वक्त भी हमारी जो, मैं मतलब फैक्ट्स के ऊपर बात करूं, अगर आप देखें तो हमारी, यानी ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है, ये हकीकत है और फिगर्स की बात है, ठीक है जी। अगर मैं मिसाल के तौर पे आपको ये बताऊं कि अगर हमारी एक्सपोर्ट अगर इस वक्त 27-28 की बात चल रही है, 29 की, तो इंपोर्ट बिल हमारा कितना है? हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो 72-73 है। सही। और हमारे इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए अगर आप जाते हैं तो आप रॉ मटेरियल के अलावा जो दीगर आसाइश उताइश की आपने एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर भी आपने अपने ट्रेड बैलेंस को तो आप सही नहीं कर पाए। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ रागिब नहीं हो रहा, पर कैपिटा इनकम आप कहते रहे बढ़ गई है हमारी। पीएसडीपी का अगर मैं आपसे मिसाल दूं तो पीएसडीपी के मंसूबे जो हैं वो काफी अनकम्प्लीट रहे, और वो जो सारी ये चीजें अब आगे भी जो हमारे पास आ रही हैं, जो बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, मैं ये समझता हूं कि हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे साइन भी करना चाहिए। सही। और हमें तमाम सियासी जमातों को, चाहे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई हो, उनको एक चीज सोचनी चाहिए। एक चीज ये सोचनी चाहिए कि इसी मुल्क के अवाम ने उनको मुंतखब करना है, चाहे वो कभी भी इलेक्शन हो, चाहे 2 महीने बाद हो, चाहे 2 साल बाद हो, चाहे अगले साल हो, कता नजर इसके हमें ये देखना है कि हम अपने अवाम की जो सब पॉवर्टी लाइन से हम नीचे जा रहे हैं, या ये कि हमारे तकरीबन 6 मिलियन जो उन्होंने फिगर दिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। ये इश्यूज हैं। आप ये देखें, मैं अभी बांग्लादेश का, वो मेरी कल मुलाकात हुई इससे, हाई कमिश्नर से, चैम्बर आया हुआ था, उसने कहा कि भाई हमने ये प्लानिंग की है कि हम किसी घर की इजाजत नहीं दे रहे जब तक वो सोलर का पैनल और ये तमाम चीजें अपने यहाँ नहीं लगाता, हम इजाजत ही नहीं देते। अब देखें, ये होते हैं मंसूबा साज। अब उन्होंने कहा हमने 100 इकोनॉमिक स्पेशल जोन बना दिए हैं। एक्यू साहब, इधर बजट के अंदर जो ना सोलर पैनल के जो इंपोर्ट की जाएगी उसके ऊपर सेल्स टैक्स खत्म किए। देखिए, इसके ऊपर हमने बड़ी जिद्दोजहद की है, और हमारा कहना यह है कि क्योंकि आपकी तवानाई का आपको इस वक्त शदीद बहरान है, और आप गैस आपके पास नहीं है, आप इंपोर्ट करके एलपीजी से फिर उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, यूनिट को आप जो है वो बना रहे हैं, महंगा भी पड़ रहा है। तो जब आपके यहाँ कुदरती वसाइल हैं अल्टरनेट एनर्जी के, तो उस रिसोर्सेज को आप क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं? देखें, अब ये जो जमाना है ना, इसमें अब आपको अल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाना होगा। बहुत सारे इलाकों के अंदर बिजली पैदा करने के मुख्तलिफ जराए हैं, मिल हैं, वो आप चलाते हैं मुख्तलिफ। हमारे यहाँ हवा माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें नेमत के तौर पे वो दिया हुआ है। चोलिस्तान में आप चले जाओ, और जगह चले जाओ, इसी तरीके से आप धूप देखें, हमारे यहाँ 4-5 मौसम है। अल्लाह के प्लानिंग की कमी है। अब ये हमारे यहाँ के कोई साहब हैं। एक चीज प्लानिंग के ऊपर मैं आता हूं। सेनेटर साहब भी बैठे हैं यहाँ। डॉक्टर साहब, एक्यू साहब बात सही कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट को तो 2-3 महीने हुए, पिछली गवर्नमेंट 9 महीने का। एक तो ये, दूसरा प्लानिंग, अल्टरनेटिव एनर्जी। आपने भी बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, बहुत चीजें अटेंड की हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? मैं साईं की हर बात से सहमत करता हूँ। साईं ने बांग्लादेश का मिसाल दिया, तो बांग्लादेश में उन्होंने अपनी पॉलिसीज बहुत चेंज की हैं। हम पाकिस्तान में अभी तक वो क्लासिकल अंदाज चल रहा है, और बात भी नहीं कर सकते। कौन टैक्सेस नहीं दे रहा है, उसमें हमें ताकत नहीं है कि हम कह सके कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो टैक्सेस नहीं देते हैं। साईं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हैं, मुझे बताएं कि जो सारी दुनिया में जो नेशनल बोर्जवाई होता है, उसको जो है उसकी वजह से जमहूरियत मजबूत होती है, जिसमें वो व्यापारी और वो
सनतकार जो चाहता है कि मुझे यहाँ मार्केट मिले। बदकिस्मती ये है कि हिंदुस्तान में ये चीज़, हिंदुस्तान जब पार्टीशन हुआ तो वहाँ टाटा बढ़ रहा था, बांग्लादेश में ये चीज़ हुई, यह हम नहीं कर सकते। बेनज़ीर को अगर इक़्तिदार मिला 88 में तो कहा गया कि भाई फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी अलिफ बे जिम रखेगा, तो अब बहुत चीज़ें हम नहीं बात कर सकते हैं। फिर इसी में हमें गलियों में चलना पड़ता है, इसी हाल में चलना पड़ता है। गालियाँ भी सियासतदान करते हैं, टैक्सेस कोई और नहीं देता है। यहाँ का जो सनतकार जिसको सारी दुनिया में जब तक नेशनल बोर्जवाई पैदा नहीं होता है तब तक इंडस्ट्री मजबूत नहीं होती है, व्यापार मजबूत नहीं होता है, उभरने नहीं दिया जाता है। और वो जो कुछ करें हम उसके सामने बेबस हैं, कुछ भी नहीं कर पाते और बात भी नहीं कर सकते। तो जो यहाँ इकोनॉमिकल माहिर जो आते हैं वो भी वही सतही, मैं साईं की बात नहीं करता हूँ, साईं बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट रहे हैं, मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं और तजर्बेकार आदमी हैं। पर जो दूसरे एक्सपर्ट्स आते हैं वो उसमें करेज नहीं होता है, असल जो चीज़ें बात। ठीक है सर, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद एक्यू साहब आप भी टेलीफोन लाइन पे रहें, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। इसमें कोई खुशखबरी अवाम के लिए, पब्लिक के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए कोई खुशखबरी है या नहीं है, ब्रेक के बाद आते हैं। पूरा अख्तियार नहीं होता और पूरे अख्तियार के साथ हम जो है ना ये बातें नहीं कर सकते। आप क्या कहेंगे? आप इसके बाद कहें तो मैं दूसरा सवाल आपसे करूंगा। सर आवाज आ रही है सर? जी जी जी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पूरा अख्तियार नहीं है, पूरे अख्तियार के साथ हम फैसला नहीं कर सकते। इक़्तिदार तो जरूर मिलता है, अख्तियारात नहीं मिलते। हुकूमत तो मिलती है लेकिन फैसले करने की ये जो अख्तियारात हैं वो हमारे पास नहीं होते। ये सबसे बड़ी वजह है सख्त फैसले करने। क्या कहेंगे? मुझसे पूछ रहे हैं आप? आपसे पूछा हूं साहब। अच्छा जनाब, बात असल में ये है कि ऐसा इक़्तिदार लेते क्यों है जिसमें अख्तियार नहीं होता, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, हेलो हाँ सर आवाज आ रही है सर? अच्छा, मैंने कहा दूसरी बात ये है कि हम इस वक्त देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है, ना हम माशी तौर पे बाख्तियार हैं, ना हम अपने आजादाना फैसले कर सकते हैं। आप अंदाजा ये लगाइए कि मैं उस दिन एनालाइज कर रहा था कि यानी आपने इलेक्टेबल्स जिसके पलड़े में डाल दिए, आपने फैसले की कुव्वत अपने हाथ में रख ली। तो ये सिस्टम तो है, अब ये एग्जिस्ट करता है, इसको सही कौन करेगा? वो करेगा जो सियासतदान जिस दिन ये कहना शुरू कर देंगे कि भाई हमें इंडिपेंडेंसी चाहिए, हमें आप इक़्तिदार दो या ना दो। ये थोड़ा सा हमें हिम्मत करके काम करना होगा। और जिस तरह अब जमाना बदल रहा है और सोशल मीडिया जिस तरीके से शऊर बेदार कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा वक्त ऐसा है, क्योंकि दोनों चीजें इसमें हो रही हैं, मनफी भी हो रही हैं और मुस्बत भी हो रही हैं। मसलन मैं अभी भी एक दोस्त को ये कह रहा था कि हम इस वक्त ये नहीं सोच रहे, जबकि दुनिया में सोशल मीडिया है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो पॉजिटिव चीजों को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, हम मनफी चीजों को शेयर कर रहे हैं। भाई अगर IMF ने हमारे साथ बुरा किया है, अगर हम खसारे की सरमायाकारी कर रहे हैं, तो भाई आप वो तजवीज दो कि हम खसारे से निकलें। आप ये तजवीज देते हो कि जी देखो इसके आने से ही हो गया, उसके जाने से ही हो गया। भाई चलो हो गया ना, अब आप ये बताओ कि इसको बेहतर कैसे करें, वो कोई नहीं बोलता। ये जो हमारी सोच है, ये जो हमारा अंदाज है, चाहे वो सियासी सतह पे हो, चाहे वो समाजी सतह पे हो, चाहे वो हमारी बिजनेस कम्युनिटी में हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशनल इदारे में हो, हमें पाकिस्तान के लिए जब तक हम नहीं सोचेंगे, जब तक काम बहुत ज्यादा हमारा जो है ना वो खराब होगा। अभी मैं बांग्लादेश का आपसे जिक्र कर रहा था। बांग्लादेश में आपको पता है एक दिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो मखसूस है उसका महीने में या कोई वक्त के अंदर, कि जब वो सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बात करती है और तिजारत के जो मसाइल हैं उसको हाथ के हाथ हल करती, प्राइम मिनिस्टर लेवल के। अब बात यह है कि ये प्रायोरिटी में तो लाओ पहले आप, इस मुल्क के लिए आपने करना। तालीम आपकी प्रायोरिटी में नहीं है, सेहत आपकी प्रायोरिटी में नहीं है। हाँ एक चीज हुई है, हमने अपने निजाम को ऐसा कर दिया है कि आप यानी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड आपको चाहिए वो एक एलीट क्लास से मुंतकिल हो गया। अब आपको एक ऑफिसर अगर चाहिए मिसाल के तौर पे,
बेशुमार लोग हैं जो सिंध के अंदर अहल तरीन लोग होंगे, लेकिन अगर उनकी तालीम का मेयार वो नहीं है, अंग्रेजी मीडियम के नहीं पढ़े हुए, तो उन बेचारों को वफाकी हुकूमत में मुलाजमत नहीं मिलेगी। और तो ये जो एक नाहमवारी आ रही है, जिससे फिर ये बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। ये लोग कहते हैं कि जी एहसास महरूमी, तो ये एहसास महरूमी को खत्म करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। अब बजट में एलोकेशन में आप बताएं, सेहत के लिए 24 अरब रुपए रखे गए। हमारी आबादी का जो है उसमें एक सेहत कार्ड भी डाला हुआ है इन्होंने, और उसके ऊपर जो रकम दी हुई है एलोकेट की हुए लोगों को। अब सेहत का बजट आप खुद देख लो, तालीम के बजट में भी आपने कटौती कर दी है इस दफा। हायर एजुकेशन कमीशन के इनके उनके कभी पैसे नहीं, हम क्या करें। तो अगर आप एजुकेशन नहीं दोगे, आईटी की तालीम नहीं दोगे, एक्सपोर्ट पर असर आएगा उसका। जो पॉलिसी साज जहन है ना हमारे, उनको बहुत मुतहर्रिक होने की जरूरत है। और ये माशाल्लाह सेनेटर साहब बैठे हैं, सेनेट में इन चीजों के ऊपर बहस भी होती है, बात भी होती है, संजीदगी के साथ होती है। कोई ऐसे पॉलिसी साज आए, थिंक टैंक बने और ये एक मंसूबा साजी चले। हम तो ये कहते हैं कि ये मिसाल के तौर पे आज एक की गवर्नमेंट है, कल दूसरे की है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कंटिन्यूटी उनकी मिलनी चाहिए। मैं फौज की मिसाल आपको देता हूँ। फौज के इदारे में एक जर्नल आ जाए, दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, उनकी पॉलिसी नहीं बदलती। तो हम भी ये चाहते हैं कि सियासतदान भी कोई ऐसा फार्मूला तैयार कर लें कि मुल्क की भलाई के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए, मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल के लिए कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे साइन कर लें कि भाई चलें, आ जाएगी हुकूमत। जमहूरियत में होता है, कभी कोई किसी को वोट देता है, कभी कोई किसी को वोट देता है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम इस मुल्क में इंडस्ट्री लगाएंगे, इस मुल्क में हम ज़राअत को तरक्की देंगे। अब देखें ना, कितना बड़ा मैदान है ज़राअत का हमारा, एग्रो बेस। हम उसके बावजूद गंदम इम्पोर्ट कर रहे हैं। अजीब गरीब बात है, कभी चीनी हम एक्सपोर्ट करते हैं, थोड़ी देर बाद हम फिर वापस मंगा रहे होते हैं। खाद हम नहीं दे रहे होते, हम उससे कुछ और काम लेके उसको भी स्मगलिंग करा रहे होते हैं। तो ये जो चीजें हैं जिन पर निगाह रखने की बहुत सख्त जरूरत है। इसी तरह तवानाई के मसाइल हैं, इसमें बड़ी ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है। अब ग्रैंड डायलॉग की भी तजवीज बाजार में आ गई है, लेकिन एक दूसरे के साथ मिल बैठने का जज्बा तो पैदा करें। पहले पाकिस्तानी तो बने, पाकिस्तानी बन के सोचें तो सही। सही। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात है कि साहब ने कही कि बांग्लादेश का वजीर आजम एक दिन निकालता है, यहाँ जो है पॉलिसी होनी चाहिए, कोई भी पॉलिटिशियन हो, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल, इनकी हर बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ और बहुत अच्छी तजवीज़ें हैं, इसी तरह होना चाहिए। वो प्लानिंग और डेवलपमेंट जो होती है ना, उसके लिए हर 15 दिन या हर हफ्ते बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हफ्ता निकालती है। पर उसका बैकग्राउंड भी आप देखें कि उसने सबसे पहले 71 के जो भी ट्रेटर्स थे उनको उसने फांसियाँ दी, जो जिनने मुजीबुर रहमान को शहीद किया उनको उन्होंने फांसियाँ दी, जिन्होंने डेमोक्रेसी के खिलाफ साजिशें की उनको फांसियाँ दी, मजहबी पार्टीज को उन्होंने तहस नहस किया। उसके बाद जाकर वो मजबूत हुई है। पाकिस्तान हम ये कर सकते हैं? नहीं कर। चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी हम कर लें, सब इत्तेफाक भी हो जाए, पॉलिटिकल पार्टीज इत्तेफाक कर लेती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उसका मिसाल एक मैं दूं, समझने वाले समझ जाएंगे। एक देहात में कुआं था, कुएं में कुत्ता गिर गया, मर गया। तो देहात के लोग गए किसी के पास, कि भाई मौलवी के पास, कि भाई कुत्ता मर गया है। उन्होंने कहा कि 10 जो है बाल्टियाँ निकालो, वो पाक हो जाएगा। 10 बाल्टियाँ निकाली, उसके बाद फिर भी बदबू आ रही थी। फिर इम्तियाज़ मीर जैसा कोई सियाना मिला, उन्होंने कहा कि मौलवी साहब ने ये कहा है। तो उसने इम्तियाज़ मीर ने कहा कि भाई कुत्ते को तो निकालो, तो उसके बाद जो है चीज़ें साफ होंगी। पाकिस्तान का भी यही मिसाल है। मैं ये समझता हूँ, जिस तरह 14 साल गौतम बुद्ध उस पेड़ के नीचे बैठकर उसको ज्ञान आया, जिस पर उसने अपना आइडियोलॉजी डेवलप की, पाकिस्तान का ज्ञान ये है। मैं ये समझता हूँ, मेरे बड़े भी जेलों में गए हैं, हम पार्टीशन से लेकर हमारे लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे बड़े पॉलिटिक्स में रहे हैं, पार्टीशन से पहले उसके बाद इसी सिंध में। मैं ये समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान की सब पॉलिटिकल पार्टी मजबूत नहीं होगी, ताकतवर नहीं होगी, इकोनॉमी या जो दूसरी तरक्की हमारी नहीं होगी,
बदकिस्मती से 72 साल से उनको तहस नहस किया जा रहा है, इसलिए इकोनॉमी डेवलप नहीं हो रही। ठीक है, मैं ये सर, समझता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि हर किसी जो भी एक्सपर्ट बैठे हैं उनका अपना जाती राय होता है, उसका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू, उससे इदारे और मेरा कोई उससे कोई लेना देना नहीं होता। पॉइंट ऑफ व्यू जिसका भी होता है उनका जाती होता है। एक तो ये, दूसरी चीज एक्यू साहब, मैं एक चीज आपसे पूछूंगा, ये बजट आ गया, पेट्रोल आपने जितना 60 रुपए और प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि हाँ और बढ़ेगा, कोई इसमें आपको खुशखबरी आवाम के लिए, गरीब के लिए, कोई बेहतरी के लिए, कोई क्या कहेंगे इसमें? देखिए, खुशखबरी की जहां तक ताल्लुक है, खुशखबरी तो ये उस तरह के ऐलानात तो नहीं है जिसको आप कहें कि जी कल से उन्होंने कहा कि जी 20 रुपए पेट्रोल कम हो जाएगा, बिजली के बिल कम हो जाएंगे, गैस का वो फलाना, ये ऐसे ऐलानात है नहीं। अच्छा, उसकी वजह भी आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस वक्त हमारे जो 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 सूरत हाल है वो ये है कि हम, यानी अगर आपको याद हो तो जी सर। एफबीआर का एक चेयरमैन थे शब्बर जैदी, जी सर, हाँ उसने 2-4 महीने पहले कह दिया था कि हम तकरीबन अमली तौर पे पेपर्स पे पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। हाँ, ठीक है शब्बर जैदी साहब ने ये कहा था। अच्छा, अब बात असल में ये है कि अगर कोई आदमी ये कहे कि भाई हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो यहाँ सोशल मीडिया के ट्रेंड में ये हो जाता है कि भाई भिखारी भीख मांग रहा है, जो कि बदकिस्मती है हमारी। लेकिन इस बात को कोई नहीं बताता कि तुम्हारी रेमिटेंसेस जो हैं वो 2 महीने की रह गई हैं। जब तुम्हारी 2 महीने की रेमिटेंसेस रह गई हैं और तुम्हारी इंपोर्ट जो है वो 72-73 बिलियन के मुताबिक है, तो तुम किस खुशखबरियों के कहाँ इंतजार कर रहे हो? अब मामला असल में ये है कि आवाम को ये गोरख धंधे समझ में नहीं आते। जर्नली वो कहते हैं यार हमें नहीं पता, हमें तो ये बताओ हमारी डबल रोटी जो है वो 75 से ये 85 रुपए की या 90 रुपए की क्यों हो गई, या हमारी रोटी ये कल तक हम 15 रुपए की ले रहे थे आज 25 रुपए की क्यों हो गई। ये उनका बजट ये है। उनके चावल क्यों महंगे हो गए, उनका बजट क्यों महंगा हो गया। उनके घर में जब बीवी उससे लड़ती है ना कि भाई ये सब चीजें जो है इतनी महंगी हो गई, मेरे तो आधे महीने का सामान भी नहीं आया, तो मैं 15 दिन के बाद क्या करूं। ये है बजट असल वाला। बजट ये नहीं है कि आपने सनती तरक्की कितनी कर ली और क्या कर लिया। कल मैंने एक प्रोग्राम में कहा था, डॉक्टर साहब साईं यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। हम क्लेम कर रहे हैं कि जीडीपी जो है हमारी, ठीक है जी, वो हमारी 6% के करीब आ गई। अब मैं ये पूछ रहा था कि भाई 6% की जीडीपी का मतलब ये है कि इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहाँ नजर आ रहा है? सही देखे ना, आप खुशियां मनाते रहे, इससे मे बी IMF खुश हो जाए, FATF खुश हो जाए, लेकिन एक आम आदमी तो ये कह रहा है कि भाई मुझे तो आटा महंगा हो गया, मेरे पास तो ये खर्चा जो है वो गरीब की इकोनॉमी भी सर यही है, मैशियत है ही यही, रोटी दाल, हाँ, रोटी कपड़ा, यही अब ये है कि असल बात मैं आपको बताऊं कि इन्होंने कुछ इकदाम लेने की कोशिश जरूर की है। मिसाल के तौर पे एक इन्होंने जो छोटे ताजिर थे उनको ये कहा है कि जी आप फिक्स टैक्स दे दें, विच इज अ वेरी गुड, यानी इससे ये होगा कि डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी होगी। सही। और इससे फायदा ये होगा आम आदमी को कि वो जब ये जो लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री है ना, इसकी प्रोडक्ट जब वहां जाएंगी वो बहुत सी इनवाइस और इसकी वजह से माल भी नहीं लेते थे उनका, तो हो सकता है कि उसके नतीजे में कुछ बेहतरी आए। दूसरे ये कि हुकूमत ने एक काम ये किया है कि ट्रैक्टर, ज़रूरी आलात, गंदुम, मकई, कनोला, सूरजमुखी और चावल वगैरह के ऊपर जो सेल टैक्स वापस लिया है, अगर इसका सही मानों में इम्प्लीमेंट हुआ तो जो एडिबल ऑयल के ऊपर जो इन्होंने ड्यूटी इम्प्रूव की है, और हम पाकिस्तान में अगर अपने ये एडिबल ऑयल की तरफ निकल गए और हमारे ज़राअत का टैक्स जो कल्चर है वो इस तरफ अगर राग़िब हो गया तो ये बहुत होगा। अभी मैंने एक सुपरमार्केट में देखा, उन्होंने ये जो केपी के अंदर अभी ये जो नया क्या कहते हैं उसको पैदावार शुरू की है उन्होंने ऑलिव ऑयल की, उसका उन्होंने ब्रांड बना के बेच रहे थे, तो वो काफी वो हो रहा था बेहतर। इसी तरह उन्होंने खैराती जो अस्पताल हैं उसमें भी ये कहा है कि वहाँ जो मशीनरी और वगैरह वगैरह होगी उसके ऊपर भी ये आवाम के लिए मैं समझता हूँ एक अच्छी चीज है कि उसमें होगा सोलर पैनल का, जैसे अभी हम जिक्र कर ही चुके एक दफा कि भाई ये। और दूसरा उन्होंने ये किया कि 200 यूनिट की जो से कम बिजली इस्तेमाल अगर जो करता है उसको बैंकों से उन्होंने लिंकअप कर दिया, वो उनका जो शरह सूद है उसको भी 6% इन्होंने कर दिया है। और ये इस तरह स्पोर्ट्स में इन्होंने थोड़ा सा जो है वो बेहतरी करी कि जी हम स्पोर्ट्स के ऊपर तरक्की चाहते हैं, वो नए कुछ मैदान वगैरह
बनाएंगे या वगैरह, इस तरह की कुछ इकदाम इन्होंने बजट में जरूर किए हैं। लेकिन एक चीज जो मुझे कमी नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि अभी वफाकी शरई अदालत ने 22 अप्रैल को एक फैसला दिया है और इनसे ये कहा था कि इसकी टर्मिनोलॉजी में सूदी निजाम के खात्मे के लिए आप जून के बजट में या जून से इसको मुस्तमिल करें और इसके ऊपर काम करें। मुझे नहीं नजर आई इस डॉक्यूमेंट में ये बात कि हुकूमत ने कहीं इसके ऊपर कोई एक्शन लिया हो। ये वैसे बड़ी अजीब बात है कि हम एक तरफ कर्जों की मद में जो सूद अदा कर रहे हैं उसकी रकम आप देखिए कितनी है। यानी अगर हम वाकई अगर हम इस निजाम के ऊपर संजीदगी से अमल कर लें और अगर हमारे पास ये हो तो हमें बहुत सारी, यानी ग्रेजुअली, ये मैं नहीं कहता कि इसका इमीडिएट आपको असर आ जाएगा, लेकिन आप जो इतनी ह्यूज किस्म की इंटरेस्ट की रकम अदा करते हैं और फिर जब डॉलर आपका ऊपर नीचे होता है और कर्जे एकदम बढ़ते हैं और इंटरेस्ट की रकम बढ़ती है तो आपका सारा, अभी वो कह रहे थे पीटीआई वाले, मुझे इसकी तभी तहकीक करनी है कि जी हम 22 अरब डॉलर छोड़ के गए थे, ये 10.5 कैसे हो गए। डॉक्टर साहब वाकई मैं भी मुख्तलिफ टॉक शोज करता हूँ, वो बार बार यही कह रहे हैं। हाँ, तो अब ये जो बात है ना, ये एक्चुअली कैसे कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो असल में उसमें जो डॉलर ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो रहा है उसके अंदर वो जो एडजस्टमेंट हो रही है वो आंसर भी होगा और अल्लाह जाने किस बुनियाद पे कह रहे हैं। हमने तो ये फिगर कहीं पहले सुनी नहीं कि इतनी थी या क्या था, क्या उनकी क्लेम है। अब असद उमर किसी वक्त मिलेंगे तो उनसे पूछूंगा मैं कि भाई इसका जरा फार्मूला तो मुझे समझाओ क्या चीज है। एक साहब, एक तो आप अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, क्या है। इमरान खान साहब भी एक लीडर हैं, उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि लोगों को चल पता जाएगा कि महंगाई क्या होती है, एक आपने जिस तरह। और दूसरी चीज, अभी भी पेट्रोल बढ़ेगा पेट्रोलियम मसनूआत, क्या अब भी आपको लग रहा है कि रुपये डीवैल्यू होगा और डॉलर और ऊपर जाएगा? सर क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैं सियासतदान तो नहीं हूं, लेकिन मैंने मास्टर किया हुआ पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है जी, और मैंने लॉ भी किया हुआ है। सियासतदान जनरली ये दो सब्जेक्ट जरूर करते हैं, इसलिए मैं सियासत को बड़े करीब से समझता हूं। और मेरा बयान ये है कि जिसके अंदर अपोजिशन लीडर बनने का या अपोजिशन में बैठने का हौसला नहीं है वो सियासतदान नहीं है। वाह। देखें, इंसान सीखता वहीं से, उसकी ग्रूमिंग वहीं से होती है, वो मेहनत करता है वहां बैठ के, इन चीजों को समझता है। इमरान खान साहब की जो मुझे सबसे बड़ी खामी नजर आती है वो यानी अपोजिशन में उनको बैठना चाहिए था। जमहूरियत थी, अगर नंबर ऑफ गेम्स में चेंजिंग आ गई थी तो आप इन बेंचों पे बैठते। अब आप आज सोच रहे हो इस बात को कि हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि इलेक्शन है, हमारे फलानी चीज है, ये है। ये फैसला इनको उस वक्त समझना चाहिए था। जो मेरे जैसा आदमी समझ रहा था कि आप गलत कर रहे हो, उनकी पार्टी के अंदर वो ये नहीं समझ रहे थे। नतीजा उसका ये हो रहा है कि इमरान खान साहब के एक वजीर हैं शेख रशीद साहब, वो कह रहे हैं कि इमरान साहब मईशत पे बारूदी सुरंगें लगा के गए थे। अब मुझे समझ में नहीं आता कि वो पाकिस्तान की मईशत थी या हिंदुस्तान की मईशत थी। सही सोचने की बात है कि आप 10 रुपए पेट्रोल सस्ता कर रहे हो, आईएमएफ को आप नाराज कर रहे हो। काम फरवरी से हम आईएमएफ के साथ जो इस वक्त सख्त मुश्किलात में हैं वो इसी वजह से, वो ये कहते हैं कि भाई क्या गारंटी है कि आज आप 2 महीने के हो और आप हमारे साथ साइन कर लो एग्रीमेंट, कल 2 महीने के बाद कोई और गवर्नमेंट आपके यहाँ आ जाती है पाकिस्तान में, वो फिर आ जाएगी इसी को लेकर। बड़ी मेहरबानी, टाइम लिमिटेड है, बड़ी मेहरबानी। आपके साथ हमेशा बात करते हुए बड़ा मजा आता है, तज्जिया आपका बड़ा जबरदस्त होता है, बैलेंस होता है, और मुल्क के लिए होता है, कौम के लिए होता है, सियासतदानों के लिए होता है। और बेकार टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बगराजी। जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने है, मैशियत 2022-2023 पेश की गई है। जो माली बजट वो तकरीबन 9,000 अरब से ज्यादा का बजट है, डेफिसिट बजट है। उन्होंने जो टैक्स टारगेट रखा है और वो भी आपके सामने है, और ये सूद भी देना पड़ेगा। और हेल्थ एजुकेशन कटौती हुई है हेल्थ में, और एजुकेशन की तकरीबन 24 अरब रुपए बजट है। इतना कम बजट रखा गया है, यानी कि तालीम, सेहत ये बड़ी अहम होती है कौमों के लिए। और एग्रीकल्चर, जिस तरह एग्रीकल्चर के लिए हवाले से कह रहे हैं, वो भी आपके सामने सब्सिडी दी गई है। बिजली पर तकरीबन 570 अरब रुपए की सब्सिडी है, और फसलों के लिए भी तकरीबन, और मवेशियों के लिए भी तकरीबन 21 अरब रुपए रखे गए। और सूद के लिए भी तकरीबन इनको 3,000 से ज्यादा 3,950 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। ये इतना बड़ा
बोझ है इस इकॉनमी के ऊपर, और आपको पता है कि जिस तरह का आईएमएफ और आईएमएफ के शराइत और जिस तरह का प्रेशर है वो आपको सामने। डॉक्टर साहब, सेहत के हवाले से, सेहत हमेशा नज़रअंदाज रही है और सेहत बहुत बड़ी ज़रूरी होती है। आप खुद डॉक्टर हैं, इसमें भी तकरीबन उसमें भी कोई इतनी ज़्यादा बजट नहीं होती, क्या कहें डॉक्टर साहब? देखें, सेहत और एजुकेशन की 72 साल से जो बजट आ रही है, जिसको हम जीडीपी के मद में लेते हैं, तो वो 2.5 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई थी 2008 के बाद, और 3 तक हम नहीं जा सके, 2.8 तक गई थी। और हेल्थ जो है वो भी हम 1.8 या 1.9 जीडीपी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाए थे। कोशिश पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा कोशिश की थी 2008 और 14 के बीच में, 12 के बीच में। तो अब हेल्थ और एजुकेशन इसलिए कि हमारी जो है, घूम फिर कर हम ये कहेंगे कि भाई ये सोशल वेलफेयर स्टेट नहीं है, ये सिक्योरिटी स्टेट है, सारे पैसे वहाँ जाते हैं। तो अब ये तो हकीकत है, इसे तो हम जुटला तो नहीं सकते। हमें ताकत नहीं है, हम चीज़ें कर सकते हैं, बस आकर सियासतदानों को गालियाँ, जरदारी साहब को, नवाज शरीफ को, फलाने को, आपको, मुझे, बस ये चोर हैं, ये लुटमार की है, ये यही जवाब है मीडिया पर। एक्सपर्ट ओपिनियन तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। टाइम बड़ा लिमिटेड था। मुल्क की जो सूरत हाल है आपके सामने, कौमी क़यादत जिस तरह उसको बैठना चाहिए, मुल्क की खातिर, अवाम की खातिर और इस मुल्क धरती की खातिर, मईशत की खातिर, क्योंकि जब भी जो भी हुकूमत होती है अपनी ज़ात के मफादात देखती है, अपने पार्टी मफादात देखती है। जिस तरह इमरान खान ने उसको बड़ा रोल अदा करना था, जब इक़्तिदार में थे वज़ीर आज़म तो आते थे, अब जो है ना जिस तरह अपोजिशन लीडर वो नहीं बने और नहीं आना चाहते थे, उनमें वो हौसला नहीं था, जुर्रत नहीं थी, और मईशत का इस्तेहकाम बहुत बड़ा ज़रूरी होता है। अब मईशत ही सब कुछ है, इंडस्ट्री सब कुछ है, इनको हमें सबको, मेरे ऊपर से आप लोगों को सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने इस प्यारे वतन के लिए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त।